कहानी स्टार्ट होती है। एक बंदा रोज रात को आखिरी बस से घर जाता था और हमेशा सड़क के किनारे एक लड़की को बैठा देखता था। ये 13th टाइम था जब वो उससे मिला। वो हमेशा सफ़ेद कपड़े पहनती थी और उसके पास एक सूटकेस होता था। हर बार वो सुनता कि लड़की की उंगलियां बेंच पे हल्की हल्की टैप टैप कर रही हैं, जैसे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा हो। 14th टाइम बंदे ने फाइनली हिम्मत करके पूछ ही लिया कि वो वहाँ क्या कर रही है। लड़की ने कहा कि वो इंतज़ार कर रही है। उसने बताया कि आखिरी बस तो निकल चुकी है। उसने मदद करने के लिए अपना फ़ोन ऑफ़र किया, पर देखा कि स्क्रीन टूटी हुई थी। किस्मत से फ़ोन चल रहा था। लड़की ने फ़ोन नहीं लिया, बस पूछा कि क्या वो उसे जानता है। जब बंदे ने ना कहा तो लड़की ने उदासी से अपना सर झुका लिया। कंफ्यूज होकर बंदा वहाँ से चला गया। अगले दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। लड़की अभी भी बेंच पर बैठी थी। बंदा बस से उतरा और अपना छाता खोला। लड़की ने फिर पूछा कि क्या वो उसे जानता है। अचानक बादल गरजा। बंदे ने उसको छाता देने की कोशिश की। लड़की ने कहा उसके पास वक्त नहीं है, उसको ठंड लग रही है और वो उसके घर जाना चाहती है। फिर उसने अपना भारी सूटकेस उठाया और बंदे के अपार्टमेंट बिल्डिंग की तरफ चल पड़ी। मुश्किल हो रही थी पर उसने बंदे को मदद नहीं करने दी। बंदे ने लिफ्ट में 8th फ्लोर का बटन दबाया। जब वो लिफ्ट से निकले तो एक लंबे अंधेरे कॉरिडोर से होते हुए उसके घर पहुंचे। कमरा खाली था, कोई डेकोरेशंस नहीं थी। बिजली चमकी और लड़की का चेहरा अजीब सा हो गया। वो धीरे से अंदर गई और दरवाज़ा तुरंत बंद हो गया। आज रात हॉस्पिटल काफ़ी शांत लग रहा था। आईसीयू में नाइट शिफ्ट वाली नर्सेज डिस्कस कर रही थीं कि डिनर कहाँ करें, और सिर्फ यंग जी को ड्यूटी पे छोड़ दिया। अभी विजिटर्स अलाउड नहीं थे, लेकिन जब यंग जी ने ऊपर देखा तो एक बंदा घूमता हुआ दिखा। उसने पूछा मॉर्ग कहाँ है। इससे पहले कि वो समझ पाती कि ये बंदा कौन है, मॉनिटर का अलार्म बज गया। एक पेशेंट का ऑक्सीजन ट्यूब निकल गया था। किस्मत से उन्होंने पेशेंट को टाइम पे बचा लिया और डिजास्टर होने से रोक दिया। लेकिन जब यंग जी ने उस अजीब बंदे के बारे में सोचा, वो पहले ही गायब हो चुका था। एक अपार्टमेंट में एक बंदा ठंड से कांप रहा था और मोटे कंबलों में लिपटा हुआ था। उसको कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी जो रुक नहीं रही थी। वो गुस्से में खिड़की से चिल्लाया, फिर वापस अनईजी होकर लिपट गया। एक लाइट शॉप थी जहाँ का ओनर हमेशा सनग्लासेस पहनता था, रात में भी। वो हर तरह के लाइट्स बेचता था, यहाँ तक के 80 साल पुराने बल्ब्स भी। हर सेल के बाद वो लेजर में नोट करता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे यंजू हॉस्पिटल में पेशेंट रिकॉर्ड्स लिखती थी। वही हॉस्पिटल वाला अजीब बंदा शॉप पे आया। वो इधर उधर देख रहा था, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। ओनर ने हेल्प ऑफर की, पर बंदा बिना कुछ बोले चला गया। जब अगला कस्टमर आया तब जाके ओनर रिलैक्स हुआ। लाइट शॉप में हर तरह के कस्टमर्स आते थे, खासकर आधी रात को। एक कस्टमर के जाने के बाद अपार्टमेंट वाला बंदा अंदर आया। जैसे ही वो पास आया, ओनर का चश्मा और बल्ब्स जमने यानी फ्रॉस्ट लगने लगे। ये बंदा लाइट खरीदने नहीं आया था, वो उस भौंकते हुए कुत्ते को ढूंढ रहा था। उसने ढूंढा पर कुछ नहीं मिला और गालियां देते हुए चला गया। तब जाके बल्ब नॉर्मल हुआ। अजीब कस्टमर्स आते रहे। आज रात एक औरत लाल जूतों में आई। उसके लंबे बाल थे और पूरे काले कपड़े पहने थे। उसने बल्ब को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, पर ओनर ने रोक दिया। नाखुश होके उसने हाथ वापस खींचा और बिना कुछ बोले चली गई। ओनर अलर्ट रहा, उसकी हर हरकत पर नजर रखते हुए। स्कूल के बच्चे एक एक करके घर गए। एक छोटे बालों वाली लड़की अभी भी बिल्डिंग के पास घूम रही थी। यंजू, एक स्टूडेंट, ने उसको हाथ हिलाया, पर लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। आज रात टीचर्स ने उन्हें पढ़ाई के लिए रोक लिया था। स्टूडेंट्स जमा हुए और डरावनी कहानियां सुनाने लगे। बहुत पहले एक अजनबी स्कूल में घुस आया था। हर क्लासरूम में एक खाली डेस्क उसकी सीट मानी जाती थी। स्कूल के बाद बच्चे एक छोटी गली से गुजरे। वो उस अफवाह के बारे में बात कर रहे थे कि कोई रात को वहां अजीब गाने गाते हुए घूमता है। पर यांजू के पास अपनी मॉम के लिए सामान लाने का यही एक रास्ता था। उसके दोस्त डर के भाग गए। उसको अकेले ही गली में जाना पड़ा। उसके फ़ोन की कमज़ोर लाइट उसके डर को कम नहीं कर पा रही थी। उसको लगा कुछ गड़बड़ है। कुछ कदम चलने के बाद वो मुड़ी और अपनी लाइट पीछे मारी। उसने एक परछाई देखी और जितना तेज हो सकता था भागी। गली के आखिर में लाइट शॉप थी। ओनर हमेशा उसको कैंडी देता था। यांजू को येलो वाली पसंद थी। वो अपनी मॉम के साथ रहती थी। डैड अब्रॉड काम करते थे और कम ही घर आते थे। उन्होंने उसके लिए कस्टम नेकलेस बनाया था, सेफ्टी के लिए, जो वो हमेशा पहनती थी। फिर उसने ओनर को गली वाली परछाई के बारे में बताया। ओनर ने कहा शायद उसने कुछ ऐसा देखा जो आम लोग नहीं देख सकते। उसने उन्हें स्ट्रेंजर्स कहा। कभी कभी स्ट्रेंजर्स उसकी शॉप पे आते थे।
सालों के एक्सपीरियंस वाले ओनर को हमेशा पता चल जाता था कि वो नॉर्मल लोगों से अलग हैं। जैसे एक औरत जो लंबी होती जा रही है, एक बंदा जो फ्रॉस्ट से ढका है, या एक जिसके शरीर से पानी टपक रहा है। उसने यांजू को वार्न किया कि नॉर्मल एक्ट करना और दिखावा करना कि तुम उन्हें नहीं देख रही। यांजू ने ध्यान से सुना, पर टेबल पे गिरे पानी में ओनर का बूढ़ा चेहरा नहीं देखा। जाने से पहले ओनर ने उसको हाथ से चलने वाली फ्लैशलाइट दी और कहा अंधेरे में यूज करना। उसके जाने के बाद उसने कैंडी रैपर संभालकर एक छोटे लकड़ी के बॉक्स में रख दिया। रात में बिल्कुल सन्नाटा था, दम घुटने वाला। बेंच वाली लड़की अपना सूटकेस घसीटकर बंदे के पास ले आई। बंदे ने उसको बारिश से सूखने के लिए टॉवल दिया, पर वो ये देखकर शॉक हो गया कि उसकी उंगलियों पर नाखून उग गए थे। इससे वो टप टप वाली आवाज़ एक्सप्लेन हो गई जब वो बेंच छूती थी। उसने टॉवल वापस लिया और जल्दी से बाथरूम चला गया। लड़की ने सूटकेस नीचे रखा। वो उसको घूरती रही और धीरे से सूटकेस खोला। अंदर नाइव्स का पूरा सेट था। लिफ्ट 8th फ्लोर पे पहुंची। जब यांजू घर आई, उसने लड़की को सूटकेस के साथ जाते हुए देखा। उसने पोलाइटली ग्रीट किया। लड़की रुकी, धीरे से मुड़ी और यांजू के दरवाजे को घूरने लगी। सूटकेस से खून टपक रहा था। अगले दिन एक नई किराएदार सियोन है अपार्टमेंट के पास शिफ्ट हुई। उसको ज्यादा पड़ोसियों वाली बिल्डिंग्स पसंद नहीं थी, इसलिए उसने 1st फ्लोर पे 3 बेडरूम वाला अपार्टमेंट चुना। घर की हालत अच्छी नहीं थी और कुछ सुविधाएं गायब थीं। एक दरवाज़ा तो लॉक था और खुल ही नहीं रहा था, पर लैंडलॉर्ड ने कहा एरिया रात को शांत रहता है और किराया सस्ता है, जो उसके लिए परफेक्ट था। तो वो अपना लगेज ले आई, बेडरूम, किचन और लिविंग रूम भरा और सफाई की। जगह थोड़ी कोजी लगने लगी। फाइनली उसने लॉक्ड दरवाजे को कवर करने के लिए पर्दा लगा दिया। आसपास कोई पड़ोसी नहीं था, पर कोई चीज़ उसको परेशान कर रही थी। उसको गली में एक लड़के के गाने की आवाज़ आई। वो जल्दी से गली से निकला और गाना तेज हो गया। जब वो रुका, सियोन है सो गई, पर उसकी परछाई अचानक बदल गई। ऐसा लगा जैसे अंधेरे में कोई छुपा है। आने वाले दिनों में वो सस्ता रेंटल अजीब होता गया। लाइट्स अक्सर चली जाती थी, पर सर्किट बॉक्स ठीक था। एक रात बाल सुखाते वक्त उसको फिर गाने की आवाज़ आई। लड़का अचानक रुका और एक फिगर को अम्ब्रेला के साथ भागते हुए देखा। गाना सियोनहे को तंग कर रहा था। फिर अचानक लाइट चली गई। वो मुड़ी और देखा कि लॉक्ड दरवाजे के पीछे से रोशनी आ रही है। वो वहां गई और आराम से लॉक खोल दिया। डॉक्टर एक क्रिटिकली इल पेशेंट को चेक कर रहा था। हालात अच्छी नहीं लग रही थी और पेशेंट को ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत थी। उसके बगल में एक पेशेंट था जिसको सिवियर अल्कोहल पॉइजनिंग और डिलीरियम था। क्योंकि रेगुलर बेड्स कम थे, उसको टेम्परेरीली आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। बहुत सारे पेशेंट्स थे और उनकी फैमिलीज बाहर वेट कर रही थी। डॉक्टर ने समझाया कि अब सर्वाइवल पेशेंट की इच्छा शक्ति यानी विल पावर पे डिपेंड करता है। फैमिली की मायूसी देखकर यंग जी इमोशनल हो गईं। उनकी मिन्नतें उसके दिमाग में गूंज रही थीं, भुलाना नामुमकिन था। रेस्टरूम स्टॉल के बाहर किसी ने पूछा कि एक बेहोश पेशेंट में जीने की इच्छा कैसे हो सकती है। यंग जी को समझ नहीं आया क्या जवाब दे। उसने कहा वो एक बार सीरियस एक्सीडेंट में थी और होश खो बैठी थी। डॉक्टर ने उसकी मॉम को भी यही कहा था। एंड में वो चमत्कारिक रूप से जाग गई, पर आज भी वो नहीं जानती कि उसने जीने की इच्छा कैसे ढूंढी। तभी किसी ने दरवाजे पे जोर से मारा। लाइट्स झिलमिलाने लगी। एक औरत अचानक स्टॉल के ऊपर दिखी, चिल्लाते हुए, उसे बचाओ। एक पल में सब नॉर्मल हो गया। क्लीनर ने शोर सुना और पूछा, क्या वो ठीक है? यंगजी ने राहत की सांस ली। वो बस उसका वहम था। सियोन हे लॉक्ड रूम में घुसी, जहां एक ब्राइट बल्ब लटक रहा था। उसने उसको उतारा और गली में लड़का डर गया। जब उसने पूछा वो शोर क्यों कर रहा है, वो डर के भाग गया। स्कूल के बाद एक थकी हुई लड़की डेस्क पे सो गई। दोह्युन ने उसको कई बार जगाने की कोशिश की, पर नाकाम रही। उसको अकेले अंधेरी गली से घर जाना पड़ा। उसने वो फ्लैशलाइट पकड़ी जो शॉप ओनर ने हिम्मत के लिए दी थी। जैसे ही वो एंटर हुई, उसने एक औरत को देखा जो काले कपड़े और लाल हील्स में थी। यांजू ने दरियादिली दिखाते हुए अम्ब्रेला शेयर करने को कहा, पर औरत ने इग्नोर किया। यांजू पीछे चली पर अनईजी फील करने लगी। औरत के बाल लंबे होते गए और चाल अजीब हो गई। उसकी हाइट इतनी बढ़ गई कि यांजू उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। ओनर की बात याद करके यांजू ने नोटिस ना करने का दिखावा किया और जल्दी से निकल गई, पर क्यूरियोसिटी की वजह से उसने पीछे मुड़ के देखा। औरत ने अपनी बॉडी मोड़ी और पीछा करने लगी। शॉप ओनर ने चीखें सुनी और बाहर आया। उसने यांजू को घर जाने को कहा और अपना चश्मा उतार दिया। औरत वहीं जम गई। उसको घूरने के बाद वो धीरे धीरे नॉर्मल हो गई। उसी वक्त सोती हुई लड़की जाग गई।
वो मुड़ी और एक लड़की को देखा जिसे वो कभी नहीं मिली थी, जो गली में खाली सीट पर बैठी थी। एक लड़का बेंच वाली लड़की से मिला जो सूटकेस लिए हुए थी। उसने पूछा क्या वो उसके साथ आखिर में लाइट शॉप तक चल सकती है, अगर वो वहां पहुंच गया तो घर जा सकेगा। लड़की ने कहा मेरे पीछे आओ। जब वो सियोन हे के घर से गुजरे, उसने बताया कि वो उस रूम से क्यों डरता है। उस रात उसने सियोन हे के पीछे साफ तौर पे दूसरा फिगर देखा था। इसी बीच सियोन हे को अपने रेंटल रूम में और टूटी हुई लाइट्स मिली। वो सिर्फ फ्लैशलाइट यूज करके जल्दी से नहाई। नाली साफ करते वक्त उसने लंबे बालों का गुच्छा निकाला, जबकि उसके बाल छोटे थे। उस वक्त आखिरी चलती हुई लाइट भी बंद हो गई, पर लॉक्ड रूम रोशन हो गया। वो ध्यान से पास गई और मिरर में एक धुंधला अक्स देखा। उसको रियलाइज हुआ कि हाल ही में होने वाली अजीब घटनाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि उस चीज को अंधेरे में छुपना था। बाहर बेंच वाली लड़की ने दरवाजा खटखटाने की कोशिश की। लड़के ने रोका पर डर के मारे जमीन पे गिर गया क्योंकि उसकी उंगलियों का टच अजीब था। लड़की ने कहा वो दोनों अलग नहीं हैं। फिर उसने अपनी मुड़ी हुई टांगें नोटिस की। उसने भागने की कोशिश की पर गली से निकल नहीं पाया। सियोन हे भी लॉक्ड दरवाजा नहीं खोल पाई। उसने मदद के लिए कांच तोड़ दिया। लड़का थक के जमीन पे बैठ गया। उनकी मदद की चीखें गली में गूंजती रही। लिफ्ट में एक अजीब आदमी के पूरे शरीर से पानी टपक रहा था। एक पल में लड़की पानी में डूब गई, सांस लेने के लिए तड़पने लगी। बेंच वाली लड़की अपना अजीब सूटकेस घसीटकर लाइटिंग स्टोर में ले गई। ठीक बाद एक आदमी जो खुद को कॉप बोल रहा था अंदर आया। 1 महीने पहले अपार्टमेंट में रहने वाली एक औरत ने दरवाजे पे दस्तक सुनी। उसने लैंप बंद किया और दिखावा किया कि घर पे कोई नहीं है, पर शोर बढ़ता गया। औरत पैनिक होकर चिल्लाई जब तक आवाज बंद नहीं हुई और वो फाइनली शांत हुई। उसने ध्यान से दरवाजा खोला। कोने से बिल्ली जैसी आंखों वाला कोई उसकी तरफ लपका और फिर वो बिल्डिंग से नीचे गिर गई। जल्दी ही एक शक्की आदमी सोल छोड़ने वाली बस में चढ़ा। जैसे ही बस निकलने वाली थी, कॉप ने ड्राइवर को रोका और सारे पैसेंजर्स को उतरने को कहा। उसने उस आदमी को अरेस्ट किया अकेले रहने वाली औरतों पे हमला करने और सबूत मिटाने के लिए आग लगाने के जुर्म में। आदमी ने ऊपर देखा और एक जानी पहचानी फिगर देखकर डर गया। फिर कॉप ने आदमी को अपने पार्टनर के हवाले कर दिया। उस रात कॉप के साथ काफ़ी अजीब चीज़ें हुईं। उसका लाइटर काम नहीं कर रहा था, हाथ मिट्टी से सने हुए थे, कॉफ़ी मशीन बंद हो गई। हाल ही में बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे थे। एक केस सॉल्व होते ही नया आ जाता। पास ही एक सस्पेक्ट रिलीज हुआ था। कलीग ने बताया कि एक बुजुर्ग के मर्डर सीन पे किम सांग-हुन मौजूद था। इन्वेस्टिगेशन ने कन्फर्म किया वो सिर्फ विटनेस था। कॉप रात को क्राइम सीन पे पहुंचा। वो अपनी तेज नज़रों के लिए मशहूर था। छोटी डिटेल्स भी उससे छुपती नहीं थी, पर वो बहुत जिद्दी था। एक बार केस पे फोकस किया तो ऑफिशियली बंद होने के बाद भी वो उसको अनसॉल्व्ड मानता जब तक सारे सवाल क्लियर ना हो जाएं। इस वजह से उसका अरेस्ट रेट हाई था पर सक्सेस रेट लो। कॉप ने विक्टिम के दरवाजे के पास अजीब दाग नोटिस किया। कॉलीग ने गेस किया हार्ट अटैक से मौत हुई होगी, पर कॉप ने देखा चेहरा शांत था, कोई स्ट्रगल के निशान नहीं। ऐसा नहीं लगा कि अचानक बीमारी से मरा हो। कॉलीग ने कहा विक्टिम की वाइफ बहुत पहले मर चुकी थी। वो अकेला रहता था और बस अब्रॉड वाली फैमिली से फोन पे बात करता था। कॉप ने ये भी नोटिस किया विक्टिम राइट हैंडेड था, पर रिमोट लेफ्ट साइड पे था। रिमोट का सिर्फ चैनल बटन घिसा हुआ था, मतलब बाकी फंक्शंस यूज नहीं करता था, पर टीवी रीप्ले मोड पे था। इन डिटेल्स ने कॉप को सोचने पे मजबूर किया कि मौत सिंपल नहीं थी। कॉप घर गया। घर खाली और बेजान था। जहां देखता वहां उसकी और उसकी वाइफ की यादें थीं। अब वो अकेला था। अगले दिन ऑटोप्सी ने कंफर्म किया हार्ट अटैक था। कॉरोनर ने कहा और जांच की ज़रूरत नहीं क्योंकि कंडीशन और हिस्ट्री वैसी थी। अब्रॉड वाले रिश्तेदार भी चाहते थे कि बॉडी सही सलामत दफन हो। केस बंद हो जाना चाहिए था, पर कॉप को लगा कुछ मिसिंग है। उसने विक्टिम की नेबरहुड का मैप स्टडी किया और कुछ शक्की पाया। उसने एरिया के सारे रेस्टोरेंट्स चेक किए। फाइनली एक छोटी नूडल शॉप पे फोकस किया। शॉप शांत थी, सिर्फ ओनर किचन में काम कर रहा था। कॉप ने नूडल्स ऑर्डर किए और इधर उधर देखा। उसको याद आया ओनर किम सांग-हन केस का विटनेस था। नूडल शॉप डिलीवरी नहीं देती थी। किम ने कहा कस्टमर्स यूजुअली कॉल करके ऑर्डर करते हैं। कॉप ने कहा विक्टिम के रिकॉर्ड्स में नूडल शॉप से कोई कॉल नहीं थी, फिर भी विक्टिम को बिना क्लू की डिलीवरी मिली। किम सांग-हन समझ गया कॉप फ्राइड सॉस नूडल्स की बात कर रहा है। ये बहुत सस्पिशियस था। पता चला दरवाजे पे दाग डिलीवरी बॉक्स का था। विक्टिम के चेहरे पे एज स्पॉट्स एक्चुअली सॉस के निशान थे। किम ने समझने का दिखावा नहीं किया। बिना सबूत के कॉप अरेस्ट नहीं कर सकता था।
1 महीने बाद कॉप ने किम सैंग हन को सड़क पे रोका जब वो डिलीवरी बाइक पे एक औरत का पीछा कर रहा था। जब उसने औरत का चेहरा देखा वो शॉक हो गया। ये वही औरत थी जो 1 महीने पहले आग में मर गई थी। किम चिल्लाया कि उसको यहाँ नहीं होना चाहिए और उसकी तरफ भागा। कॉप ने उसको फिर रोका पर नोटिस किया उसकी आंखें बिल्ली जैसी लग रही थी। बाद में कॉप लाइट स्टोर गया। वो बॉस से बार बार कंफर्म करता रहा कि उसने किम सैंग हन को नहीं देखा। फिर नोटिस किया बेंच वाली लड़की जाने वाली थी। जमीन पे खून के धब्बे थे। पूछने पे लड़की ने कहा पीरियड्स की वजह से है। कॉप ने यकीन कर लिया और बारिश से बचने के लिए अपना कोट दे दिया। इसी बीच यांजू जो पहले भाग गई थी, याद आया कि उसने मॉम के लिए बल्ब्स नहीं खरीदे। वापस आते वक्त वो बेंच वाली लड़की के पास से गुजरी। उसी वक्त ओना कॉप से बात करने में बिजी था और उसको नोटिस नहीं किया, तो यांजू जल्दी से निकल गई। स्टोर के बल्ब्स झिलमिलाने लगे जैसे कहीं और कुछ इशारा कर रहे हों। एक रीजनल इमरजेंसी सेंटर में एक मॉर्टिशियन मॉग वापस आया। वो और उसकी असिस्टेंट डेड बॉडी का अपीयरेंस ठीक कर रहे थे। असिस्टेंट ने बॉडी के ऊपर से अजीब आवाज़ सुनी और डर के पीछे हट गई। मॉर्टिशियन ने समझाया कि लाशों से गैस निकलना नॉर्मल है। उन्होंने इज्जत से झुककर दुआ की। फिर मॉर्टिशियन ने लाश के मुंह में कॉटन ठूस दिया ताकि बदबू रुके और चेहरा ठीक रहे। मॉर्टिशियन का एक राज था, वो मुर्दों को बात करते सुन सकता था। हर बार जब वो उन्हें भेजता, वो उन्हें मौत कबूल करने को कहता। मुर्दे अंधेरे से डरते थे। जब वो उन्हें लॉकर में ढकेलता, वो उन्हें दिलासा देता कि वो जल्द ही एक खुशहाल जगह जाएंगे और बुरी यादें भूल जाएंगे। उसके बाद लॉकर से सिर्फ रोने की आवाज़ आती। यंग जी भी यहाँ काम करती थी। उसने हमेशा की तरह बेसमेंट में कार पार्क की, पर उसको हमेशा लगता था कोई उसका पीछा कर रहा है। लिफ्ट में एक पूरा भीगा हुआ आदमी कोने में खड़ा था। उसने बटन नहीं दबाया और बस कहा वो 8th फ्लोर जा रहा है, जहां आईसीयू है, जहां यंग जी काम करती थी। उसने बताया विजिटिंग आवर्स खत्म हो गए हैं। आदमी ने जवाब नहीं दिया। बदले में पूछा कि क्या आईसीयू पेशेंट्स जाग सकते हैं। यंग जी ने कहा ये उनकी विल पावर पे डिपेंड करता है। आदमी ने दर्द में आंखें जोर से बंद कर लीं। पानी यंग जी के पैरों तक फैलने लगा। आदमी से पानी टपकता रहा। अचानक लिफ्ट खराब हो गई और लाइट्स झिलमिलाने लगीं। पानी तेजी से बढ़ा और यंग जी को डुबाने ही वाला था। फिर लिफ्ट 8th फ्लोर पहुंचे और सब नॉर्मल हो गया, पर सिक्योरिटी फुटेज में वो अकेली दिखी। यंग जी ने खुद को शांत किया और काम पे वापस गई। उसने पेशेंट के कानों में ईयरफोन्स लगाए जब हेड नर्स को कॉल आई। 2 कार एक्सीडेंट पेशेंट्स अभी आए थे। इसी बीच कॉप ओनर से बिल्ली जैसी आंखों वाले आदमी के बारे में पूछताछ कर रहा था। उस पल उसकी आंखें भी अजीब तरह बदलीं, पर जल्दी नॉर्मल हो गईं। वो सवाल करता रहा। ओनर ने पूछा वो यहाँ कैसे पहुंचा। कॉप ने कहा मोटरसाइकिल की आवाज़ सुन के आया, पर ओनर ने कहा उसने कोई आवाज़ नहीं सुनी। नर्सेस कंप्लेन कर रही थीं कि हाल ही में पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, बेड्स और स्टाफ कम है। अल्कोहल पॉइजनिंग वाला पेशेंट बेहतर हो रहा था और रेगुलर वार्ड में शिफ्ट होना था। उसका ब्लैंक चेहरा देखकर यंग जी ने ट्रांसफ़र हैंडल करने का ऑफ़र किया। उसने बताया कि उसकी अल्कोहल पॉइजनिंग से डिलीरियम हुआ है, वो साफ सोच नहीं सकता, लोगों और जगहों में फ़र्क नहीं कर सकता और हैलुसिनेशंस होते हैं। इसलिए उसने मिट्टी वाले आदमी को देखा। यंग जी ने भी उसको देखा था। मेजर एक्सीडेंट से बचने के बाद यंग जी अक्सर उन लोगों को देखती थीं जो एग्जिस्ट नहीं करते। वो नॉर्मल लोगों जैसे लगते थे, ध्यान दिए बिना फ़र्क करना मुश्किल था। 8th फ्लोर वाले आदमी ने बड़ा लोन लिया था और डेट कलेक्टर्स के बोझ तले दबा हुआ था। वो जिंदगी और मौत के बीच भटक रहा था, पता नहीं कहाँ जाए। यंग जी ने उसके कान साफ किए और हेडफोन्स दिए, बिल्कुल वैसे जैसे हेड नर्स ने उसके लिए किया था जब वो बेहोश थी। दूसरी तरफ यंजू ने घर जाते वक्त बेंच वाली लड़की को फिर देखा। उसको याद आया कि वो उससे पहले 8th फ्लोर पे मिली थी और वो रिलैक्स हो गई। औरत ने पूछा वो रोज़ अपनी मॉम के लिए बल्ब क्यों खरीदती है। यंजू को याद आया मॉम वेट कर रही है और जल्दी से गुड बाय बोल दिया। अपार्टमेंट के बाहर प्लेग्राउंड के पास उसने एक आदमी को इधर उधर देखते पाया। उसने कहा पास के कुत्ते भौंक रहे हैं और सोने नहीं दे रहे। यंजू ने फ्लैशलाइट मारी। वो फ्रॉस्ट से ढका था और नॉर्मल नहीं लग रहा था। आदमी ज़्यादा बात नहीं करना चाहता था और यंजू को जाने को कहा। हॉस्पिटल में एक क्रिटिकली इल पेशेंट में फिर से जान के आसार दिखे। वो कई बार मौत के करीब था। डॉक्टर्स को समझ नहीं आया वो अब तक कैसे जिंदा है। यंग जी ने कहा शायद उसकी विल पावर सिर्फ उसकी अपनी नहीं थी। क्लर्क और सफ़ेद कपड़ों वाली औरत, स्टोर में फंसा कॉप, फ्रॉस्ट से ढका आदमी,
भारी कर्जे वाला आदमी, अपार्टमेंट में फंसी सियोन है और गिरा हुआ लड़का, सबको सेम आवाज़ सुनाई दे रही थी। पता चला वो सब 8th फ्लोर आईसीयू के पेशेंट्स थे। सेम टाइम पे यंजू घर भागी। ट्रैश कैन बल्ब से भरा था। उसकी मॉम घर पे कभी लाइट्स ऑन नहीं करती थी। यंजू नॉनस्टॉप बोलती रही पर मॉम ने कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने जोर से गले लगाया। यंजू को मॉम से फूलों की खुशबू आई, वैसी जो फ्यूनरल में होती है। दरवाजे के बाहर बेंच वाली लड़की उन्हें खामोशी से देख रही थी। मिस्टीरियस लाइट शॉप जिंदा और मुर्दा लोगों की दुनिया को जोड़ती थी। ओनर असल में आत्माओं का मांझी यानी फेरीमैन था। शॉप में झिलमिलाते बल्ब्स क्रिटिकल कंडीशन वाले पेशेंट्स को रिप्रेजेंट करते थे। उनमें से एक वो आदमी था जो रोज रात बस लेता था। कुछ दिन पहले ह्यूनमिन ने काम के बाद गर्लफ्रेंड के बर्थडे पे प्रपोज करने का प्लान बनाया था। उसकी गर्लफ्रेंड मिस्टीरियस बेंच वाली लड़की जी यूंग थी, पर जी यूंग ह्यूनमिन से मिलना नहीं चाहती थी। वो सुन और बोल नहीं सकती थी। ह्यूनमिन की मॉम उसको पसंद नहीं करती थी और ज़बरदस्ती ब्रेकअप करवाया ताकि ह्यूनमिन को परेशानी ना हो। ह्यूनमिन के लिए जी यूंग ने जाने का फैसला किया। अनजान ह्यूनमिन बस स्टॉप पे वेट करता रहा। उसने टेक्स्ट किया कि वो जल्दी पहुंच जाएगा। मैसेज से टच होके जी यूंग आखिरी बार मिलने का फैसला करती है। लाल हील्स वाली औरत ही वॉन थी। वो सियोन हे से प्यार करती थी, जो उससे 20 साल छोटी थी। उन्होंने साथ रहने का प्लान बनाया। एजेंट ने उन्हें माँ बेटी समझ लिया। जब ही वॉन चुप रही, सियोन हे गुस्सा हो गई और चली गई। इल्ज़ाम लगाया कि वो उनका रिश्ता छुपा रही है। ही वॉन नहीं चाहती थी सियोन हे उनके प्यार की वजह से सफ़र करे। सियोन हे और गुस्सा हो गई। उसने लाल हील्स फेंक दी और सीधा बस की तरफ चली गई। ही वॉन ने जूते उठाए और पीछे गई। इसी बीच स्कूल खत्म हुआ। यंजू खुशी से वेट कर रही मॉम के पास भागी। जी यूंग, जो बास्केटबॉल पसंद करता था, दोस्तों के साथ खेल रहा था। वो वही गली में खोया हुआ लड़का था। कई स्ट्रेंजर्स सेम बस में चढ़ गए। ड्राइवर था ओ। चलाने से पहले उसने टायर में प्रॉब्लम देखी। उसने पास में चेक करवाने का सोचा, पर बताया गया कि अगर हेडक्वार्टर्स वापस नहीं ले गया तो खुद पे करना पड़ेगा। पैसे बचाने के लिए उसने बारिश वाली रात में ड्राइव करने का रिस्क लिया। अचानक बस कंट्रोल खो बैठी और क्रैश हो गई। ह्यूनमिन ने फ़ोन पकड़ने की कोशिश की, गर्लफ्रेंड की रिप्लाई का वेट कर रहा था। ही वॉन ने अपनी बॉडी से सियोन हे को प्रोटेक्ट किया। यंजू को मॉम ने जोर से पकड़ा था। बस गार्ड रेल तोड़कर नदी में गिर गई। जी यूंग ने ये होते हुए देखा। उसको पता था बॉयफ्रेंड बस में है और 911 कॉल की, पर वो बोल नहीं पाई। रेस्क्यूअर्स आए और बस निकाली। पैसेंजर्स और ड्राइवर को हॉस्पिटल ले जाया गया। ह्यूनमिन की कमर फट गई थी। ड्राइवर ओ का पेट नदी के पानी से भरा था। बाकी कोमा में थे, मौत के करीब। डॉक्टर्स ने बचाने की कोशिश की, पर कुछ मर गए, जिसमें यंजू की मॉम, ड्राइवर ओ और ही वॉन शामिल थे। हॉस्पिटल हॉलवे में ह्यूनमिन के पेरेंट्स बेटे के होश में आने का वेट कर रहे थे। रेस्क्यूअर्स ने उन्हें ह्यूनमिन का फ़ोन दिया। उस रात जी यूंग ने कॉल की, पर ह्यूनमिन की मॉम ने काट दिया। उसने मैसेज भेजा कि ह्यूनमिन मर गया। उसने जी यूंग को ब्लेम किया। सोचा अगर ह्यूनमिन उसको देखने ना जा रहा होता तो एक्सीडेंट ना होता। किस्मत से ह्यूनमिन को डॉक्टर्स ने बचा लिया। बाद में ह्यूनमिन के डैड जियोंग को गुड न्यूज़ देना चाहते थे, पर पता चला वो ह्यूनमिन के साथ मरने का प्लान कर रही है। उन्होंने जल्दी मैसेज किया कि ह्यूनमिन जिंदा है। जियोंग ने देखा, पर देर हो चुकी थी। डिस्पेयर में उसने अपने 10 नाखून तोड़ लिए। जियोंग के मरने के बाद मोटेशन ने बॉडी कोल्ड स्टोरेज में रखी। उन्हें 3 दिन वेट करना था भेजने से पहले। ये उसको दुनिया को गुड बाय बोलने का वक्त देने के लिए था। जिंदगी में जियोंग अक्सर खिलते चेरी ट्रीज के नीचे बस स्टॉप पे ह्यूनमिन का वेट करती थी। उसने एक बार बॉयफ्रेंड के साथ ड्रम्स बजाए थे प्यार दिखाने के लिए। मौत में भी वो हर रात उसी बस स्टॉप पे रही, अपने टूटे नाखूनों से बेंच बजाती रही। ह्यूनमिन के लिए उसका गहरा प्यार उसकी बोलने की ताकत वापस ले आया। दुख की बात ये थी कि ह्यूनमिन जिंदगी और मौत के बीच फंसा हुआ सारी यादें खो चुका था, क्योंकि एक्सीडेंट में उसकी कमर टूट गई थी। जब भी वो चलता, बॉडी बिखर जाती। मदद के लिए जियोंग सुई धागे से उसकी कमर सिलती रहती थी। तीसरा दिन जल्दी आ गया। मोटेशन ने जियोंग का कैबिनेट अटका हुआ पाया। उन्हें समझ आया उसकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं हुई। एक और आत्मा, हेवॉन का भी अनफिनिश्ड बिजनेस था। जब उसको हॉस्पिटल लाया गया, बॉडी अकड़ गई थी और सियोन हे से अलग नहीं हो पा रही थी। लड़के ने सियोन हे के पीछे भूत देखा। वो हेवॉन थी। जैसे ही रूम में लाइट्स झिलमिलाई, सियोन हे की यादें वापस आ गईं। उसको अपना प्यार और लड़ाइयाँ याद आईं। फाइनली वो बेबस होके रोई।
यांजू भी अपार्टमेंट में मूव होने के बाद गली में फंस गई थी। उसकी मॉम उसको हर रात बिना बताए बल्ब्स लेने भेजती थी। यांजू अब और नहीं सह सकती थी। स्टोर का रास्ता बहुत डरावना था और वो अकेले नहीं जा सकती थी। वो रोई, समझ नहीं आया मॉम बेकार बल्ब्स क्यों मंगाती रहती है। यांजू को नहीं पता था बल्ब्स उसकी जिंदगी थे। मॉम ने सब उसको बचाने के लिए किया था। पुलिस ऑफिसर भी कंफ्यूज था। बारिश रुकने के बाद वो लाइट शॉप से निकला और गली में चला गया। निकलने की कोशिश कर रहा था। गली के आखिर में मिडिल स्कूल था। क्लासरूम में कैबिनेट पे स्टूडेंट्स के नाम थे। नाम देखकर उसकी खोई यादें वापस आने लगी। उसको याद आया वाइफ प्रेग्नेंट थी, पर 4 महीने बाद पेट नहीं बढ़ा। डॉक्टर ने कहा बच्चा अंदर मर गया। ऑफिसर को बहुत गिल्ट फील हुआ। वाइफ एक्सेप्ट नहीं कर पाई और चुपचाप छोड़ गई। वो गली में भागा, वाइफ को ढूंढ नहीं पाया और अजीब गली से निकल नहीं पाया। बाद में ऑफिसर ने सिगरेट जलाई और नोटिस किया टूटा लाइटर ठीक हो गया। फिर रियलाइज किया उसकी शैडो में कुछ गड़बड़ है। डर के वो लाइट शॉप वापस गया। ओनर ने हॉट कॉफ़ी दी। ऑफिसर ने पी पर हीट या टेस्ट फील नहीं हुआ। उसने नोटिस किया शॉप में रात कभी खत्म नहीं होती। ओनर ने सनग्लासेस उतारे, बिल्ली जैसी आंखें दिखाईं। उसने बताया सालों पहले वो भी सेम कन्फ्यूजन में था। डिजास्टर के बाद ओनर और बेटी मलबे में फंस गए थे। काइंड बेटी ने उसके लिए कैंडी छीली, उसने खाई और मदद लाने का वादा किया। वो मलबे से निकला और लाइट शॉप में गिर गया। तब ओनर एक मिस्टीरियस औरत थी। उसने भीख मांगी पर औरत ने मना कर दिया। गुस्से में उसने लैंप उठाया तोड़ने के लिए, पर बॉडी जम गई। अचानक औरत ने लैंप ले लिया और शॉप की लाइट्स वापस आ गईं। उसने बताया शॉप में उसकी बेटी का बल्ब भी है। आदमी ने झिलमिलाती लाइट्स देखी और समझा ये जिंदगी और मौत का बॉर्डर है। वो मलबे में मर चुका था तो उसने बेटी को बचाने की भीख मांगी। औरत ने डील की। तब से वो लाइट शॉप संभाल रहा है। एक्सीडेंट वाले लोग यहाँ नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, पर जो मौत एक्सेप्ट नहीं करते वो भटकते हैं। ये मौत के बाद की दुनिया थी। हमेशा ठंड और कुत्तों से परेशान आदमी फाइनली बर्दाश्त नहीं कर पाया और बाहर भागा। उसने आवाज़ फॉलो की और गली में कुत्ता मिला। फिर सब याद आया। आदमी पहाड़ से गिर के बेहोश हो गया था। रेस्क्यू डॉग ने पास रह के गर्मी दी। वो नॉनस्टॉप भौंका मदद के लिए। जब टीम आई कुत्ता मर चुका था। आदमी ने रोते हुए कुत्ते को प्यार किया। कुत्ता भौंका और भागा, जैसे कह रहा हो पीछे आओ। वो उसको वापस लाइट शॉप ले गया। वहाँ कुत्ते की मदद से आदमी ने अपना बल्ब ढूंढा। कहीं और यांजू रूम में चुपचाप रो रही थी। मॉम ने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। चुपचाप यांजू का नेकलेस उठाया। उसका फ्यूनरल अगले दिन था और वक्त कम था। उसने यांजू की जगह खुद लाइट शॉप जाने का फैसला किया। हेवॉन ने भी स्योन्हे को प्रोटेक्ट करने के लिए जान दी। अपार्टमेंट में उसने स्योन्हे को जोर से पकड़ा और कहा लाइट शॉप जाओ और अपनी लाइट ढूंढो। दूसरी तरफ ऑफिसर ने ओनर की बातों पे शक किया। ओनर ने वो निकनेम बोला जो ऑफिसर ने अपने बच्चे के लिए चुना था। सुन के ऑफिसर रो पड़ा और यकीन कर लिया। उसने पूछा पहले सच क्यों नहीं बताया। ओनर ने कहा क्योंकि वो अभी जिंदा है। अगर लाइट शॉप की यादों के साथ गया तो दोनों दुनिया कंफ्यूज हो जाएंगी। ऑफिसर ने आखिरी सवाल पूछा कि वो सस्पेक्ट कहाँ गया। ओनर ने कहा सस्पेक्ट सिर्फ उसको शॉप तक लाने के लिए था। फिर इशारा किया कि लाइट फॉलो करके रास्ता ढूंढो। ऑफिसर ने लाइटर जलाया। इसी बीच हॉस्पिटल में ह्योनमिन जागा और होश में आया। रूम में जियोंग भी था, जो बस एक्सीडेंट के बाद कोमा में था। यंग जी ने उसका फेवरेट बास्केटबॉल बेड के नीचे रखा था चीयर अप करने के लिए। वही बास्केटबॉल मिस्टीरियस गली में दिखा। बास्केटबॉल फॉलो करके ड्राइवर ओ ने जियोंग को ढूंढा। वो घुटनों पे बैठा और जियोंग को पीठ पे उठाया। फिर रास्ता दिखाया और कहा अपनी इच्छा से अपना बल्ब ढूंढो। जाने से पहले ड्राइवर ओ माफ़ी मांगता रहा। एक्सीडेंट का गिल्ट फील हो रहा था। जियोंग लंगड़ाता हुआ शॉप में घुसा और बल्ब पकड़ा। उस पल दुनिया रंगों से भर गई। जल्दी ही जियोंग रिकवर हुआ और हॉस्पिटल छोड़ा। यंग जी गिफ्ट लाई। जियोंग ने कहा कभी कभी अजीब सपने आते हैं किसी जगह भटकने के। यंग जी मुस्कुराई, कहा सपने वाला आदमी शांत था पर दिल नरम था। ड्राइवर ओ गली में वापस गया। लड़के को बचाने के बाद वो स्योन्हे के अपार्टमेंट गया और माफ़ी मांगी। हेवॉन ने ब्लेम नहीं किया क्योंकि वो भी मर चुका था। ड्राइवर ओ ने कहा वो सर्वाइवर्स ढूंढता रहेगा और लाइट शॉप ले जाएगा। हेवॉन ने बताया पास के अपार्टमेंट में कोई अभी जिंदा है। थैंक यू बोल के ड्राइवर ओ वहाँ गया और यांजू की मॉम से मिला। सोचा जिंदा है, जब तक देखा वो बोल नहीं सकती। रियलाइज़ किया वो मर चुकी है। वो अपार्टमेंट से निकली सिर्फ बेटी बचाने के लिए। मुंह में कॉटन ठूस के लाइट शॉप भागी। बोल नहीं सकती थी पर ओनर को बेटी के नाम वाला नेकलेस दिया। ओनर समझ गया वो यांजू के लिए बल्ब चाहती है। सर हिलाया और कहा सबको खुद आना पड़ता है। डेस्परेट औरत ने कॉलर पकड़ा और खामोशी से चिल्लाई।
ओनर ने सनग्लासेस उतारे, अपीयरेंस देख के शॉक हो गई। वो रोई, पास से कैंडी उठाई, खोली और उसके मुंह में डाली। ओनर समझ गया औरत उसकी बेटी है। प्रीवियस ओनर से डील की वजह से बेटी मलबे से बच गई थी। सालों की तन्हाई के बाद बाप बेटी मिले। इसी बीच यांजू ने मॉम का वेट किया पर वो नहीं आई। टूटे बल्ब साफ किए, ट्रैश फेंकने गई तो अजीब लगा। लिफ्ट वाली औरत ने उसको नहीं देखा। ड्राइवर वो थका हुआ ऊपर आया, बताया यांजू यहाँ क्यों आई। यांजू को याद आया टीचर्स ने इग्नोर किया, दोस्तों ने नहीं सुना। रियलाइज किया कोई उसको देख नहीं सकता। रियल वर्ल्ड वापस जाने का रास्ता लाइट शॉप में था। तभी मॉम बल्ब लेकर वापस आई। यांजू रोई और लेने से मना किया। मॉम को छोड़ना नहीं चाहती थी। मॉम भी रोई, बेटी से अलग नहीं होना चाहती थी, पर चाहती थी वो अच्छी जिंदगी जिए। ड्राइवर वो मिशन पूरा करके शांति से सो गया। फाइनली यांजू हॉस्पिटल बेड पे जागी। डैड स्कूल ले गए और चीयर किया। यांजू ने एडजस्ट करने की कोशिश की। अपार्टमेंट में मॉम के साथ सब याद किया। मॉम को याद रखने के लिए थेरेपी मना की। जागने के बाद हर रात मॉम लाइट शॉप जाती, बातें करते, फेवरेट कैंडी खाते और सर्दियों की बर्फ देखते। इसी बीच हेवॉन के समझाने पे सियोनहे रोते हुए घर से निकली। लाइट शॉप गई और अपना बल्ब ढूंढा। टच करते ही हॉस्पिटल में होश आया, पर जल्दी सांस रुक गई। लाइट शॉप में उसने बल्ब तोड़ दिया था ताकि गर्लफ्रेंड के साथ रह सके। गली वाला घर अब सियोनहे के लिए डरावना नहीं था। वो लोगों की परवाह किए बिना साथ खुशी से रह सकते थे। हालांकि जियोंग बॉयफ्रेंड की बॉडी बार बार सिलती रही। असिस्टेंट कैबिनेट नहीं खोल पाई। जियोंग ने सीधा बस रोक ली और ह्योनमिन से पूछा, याद क्यों नहीं करते? क्या मेरे प्यार में कोई कमी थी? इस हिंट से ह्योनमिन को सब सच पता चला। जियोंग ने कहा, लाइट शॉप जाओ। आखिरी बार गले लग के वो उदासी से शॉप में गया और इंस्टिंक्ट फॉलो करके बल्ब ढूंढा। बल्ब जलते देख जियोंग और रोई। बॉयफ्रेंड सच में चला गया। हॉस्पिटल रूम में यंगजी की कोशिशों से अंधेरे में भटकने वाले आदमी ने गाना सुना। फाइनली आवाज़ फॉलो करके रास्ता ढूंढा और जिंदा हो गया। पुलिस ऑफिसर रिकवर होके नूडल शॉप वापस आया। रियलाइज़ किया किम सांग हुन सस्पेक्ट नहीं, गाइड था। एक्सीडेंट में उसने पुलिस ऑफिसर की जान बचाई थी। किम ने कहा वो ऑर्डर मेंटेन करता है। आग में मरी औरत का पीछा कर रहा था क्योंकि वो नहीं जानती थी वो मर गई है। बुजुर्ग के पास नूडल्स शेयर करने गया था उनके मरने से पहले। ऑफिसर की तेज नजरें देख के उम्मीद की वो जॉब ले ले। ऑफिसर मान गया, सनग्लासेस पहने और लॉस्ट सोल्स का गाइड बन गया। रात को यंगजी को एंग्री स्पिरिट ने परेशान किया। पुलिस ऑफिसर आया और सनग्लासेस उतारे। इसी बीच ह्योनमिन की रिकवरी अच्छी नहीं थी। सोच कंफ्यूज्ड थी। डॉक्टर ने कहा अननेसेसरी चीज़ें छोड़ दो, पर पहली चीज़ जो उसने फेंकी वो फ़ोन था जिसमें गर्लफ्रेंड की यादें थी। ह्योनमिन नॉर्मल लाइफ से ज़्यादा जियोंग को खोने से चिंतित था। मोटेशन ने जियोंग की बॉडी ड्रेस की, पर उसको अभी भी रिग्रेट्स थे। समझ नहीं आया ह्योनमिन उसको क्यों भूल गया। इसी बीच ह्योनमिन ने नया फ़ोन लिया और नई शुरुआत प्लान की। जब दरवाजे का कोड डाला, कॉरिडोर की लाइट अचानक चली गई। उसने हाथ हिलाया जैसे डेट करते वक्त जियोंग को हिलाता था। तभी जियोंग उसके पास वापस आ गई।